नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कार्यक्रम में कृषि दर्शन कार्यक्रम के हर श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न विषयों पर जानकारियाँ जो कि होती हैं जुड़ी हुई कृषि से संबंधित और बागवानी से संबंधित। तो आज के कार्यक्रम में हम हमारे जो विषय है वो रहेगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण। तो इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जो CPRI संस्थान में ही शिमला में ही शोध सहायक के पद पर कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। तो डॉक्टर साहब, हम जब बात कर रहे हैं आलू अनुसंधान केंद्र की, तो इसका परिचय दें कृपया हमें, हमारे दर्शकों को। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो हिमाचल की राजधानी शिमला की बेमलोई जगह में स्थित है। और ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये 1949 में पहले पटना में स्थापित किया गया था और 1956 में इसको शिमला जो है ट्रांसफ़र किया गया था। शिमला इसलिए ट्रांसफ़र किया गया था क्योंकि यहाँ की जो जलवायु थी वो वैरायटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा उसका रोल रहता था, तो इसलिए 1956 में इसको शिमला में स्थापित किया गया था। तो मैं इसके बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है हमारे इंस्टीट्यूट में 5 डिवीज़न है। इसमें एक क्रॉप प्रोडक्शन डिवीज़न है जो कि फसल के उत्पादन से संबंधित वो कार्य करता है। और जो अगला जो डिवीज़न है वो है फसल सुधार एवं बीज तकनीकी, जो नई नई किस्मों की प्रजाति को विकसित करने में अपना योगदान देता है। और इसका एक डिवीज़न है प्लांट प्रोटेक्शन। तो प्लांट प्रोटेक्शन में जो भी आलू के पौधों को बीमारियां वगैरह लगती है तो उसका वो देखभाल उसका वो करता है। उसके बाद अगला डिवीज़न है एक सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज जो भी इंस्टीट्यूट की टेक्नोलॉजी जो होती है वो किसानों के बीच में उसको ले जाता है। किसान गोष्ठी या किसान मेला के माध्यम से किसानों के बीच में उसको ले जाता है। और एक हमारा जो एक और डिवीज़न है वो है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जो भी हमारी आलू की जब पैदावार हो जाती है उसके बाद जो भी टेक्नोलॉजी निकलती है तो वो कैसे उसका जो है वैल्यू एडिशन करनी है, तो वो डिवीज़न वो काम देखता है। और हमारे इसके अलावा जो है 7 और हमारे क्षेत्रीय केंद्र है जो पूरे देश में अलग अलग जगह पे है। उसमें से एक कुफरी में स्थित है, एक जलंधर में है और एक मोदीपुरम में, ग्वालियर में, ऊटी में, पटना में और शिलोंग में स्थित है। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण की बात करते हैं तो आलू के क्षेत्र में इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से हम आलू के क्षेत्र में कमर्शियलाइजेशन करते हैं, क्योंकि हम व्यवसायीकरण कह रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हम प्रौद्योगिकी को कमर्शियलाइज करें। पहले मैं आपको कमर्शलाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगा। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है किसी लैब में या फील्ड स्केल में, उसको बाजार तक कैसे ले जाना है उसको, तो वो प्रयोगशाला से लेके जब बाजार तक, जब हम एंड यूजर तक उसको पहुंचाते हैं तो इस प्रोसेस को जो है हम कमर्शलाइजेशन बोलेंगे। और इस कड़ी में जो है लाइसेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें हम लाइसेंस के थ्रू जो है कमर्शलाइजेशन करते हैं। तो कैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी को जो है इंडस्ट्री या किसानों के बीच तक हम ले जाते हैं। तो जैसे हम टेक्नोलॉजी के व्यवसायीकरण का बात कर रहे हैं सर, कमर्शियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके उद्देश्य क्या क्या रहते हैं, क्यों की जाती है कमर्शियलाइजेशन? टेक्नोलॉजी का जो व्यवसायीकरण का मेन उद्देश्य है वो, अगर हम आलू की बात करें तो आलू के संदर्भ में जो किसानों के लिए हमेशा एक बीज जो है, बीज की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो अगर हम कमर्शलाइजेशन के थ्रू जो है अच्छी फर्म को हम अपना लाइसेंस देते हैं तो आगे जाके वो जो फर्म जो है वो किसानों को जो है अच्छी क्वालिटी का बीज जो है उपलब्ध करवाती है। तो कमर्शियलाइजेशन इसलिए किया जाएगा क्योंकि जो कंपनी है वो एक लार्ज स्केल पे जो है एक ज़्यादा किसानों तक उसको रीच अपनी होनी चाहिए। उस बीज कंपनी का जो रीच है वो ज़्यादा स्केल तक होती है। जो हमारा जो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है इसकी रीच इतनी नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष बहुत बड़ा एक मुल्क है। तो इसमें जो है जो प्राइवेट हमारे पार्टनर है उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहता है। और जाहिर सी बात है, अगर कमर्शियलाइजेशन करनी है, लार्ज स्केल पे करनी है, तो कंपनीज जो है वो ज़्यादा दूर तक आपके प्रोडक्ट को, उत्पाद को पहुंचा सकती हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये इनका बहुत अच्छा योगदान रहता है कंपनीज का। तो जैसे हम सर व्यवसायीकरण की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण करना है तो उसके लिए हम किन बातों का ध्यान रखते हैं? पहले जो हम सफलतापूर्वक की आपने बात की है, तो किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए उसकी कुछ नियम और शर्तें रहती है।
तो हम जो लाइसेंस ये देते हैं यहाँ से, ये नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइसेंस किसी एक फर्म के पास नहीं रहेगा, बहुत सारी फर्म जो है इसको ले सकती है और आगे अपना जो है व्यवसाय कर सकती है। और इसमें कुछ हम शर्तें निर्धारित करते हैं। जब भी हम इसकी बात करते हैं, कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसमें एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट में हम ये रखते हैं कि इसमें कितना लाइसेंसिंग का कितना ड्यूरेशन रहेगा और इसकी जो भी है शर्तें जो है वो निर्धारित करते हैं, कितने समय के लिए रहेगा, रिन्यूअल कब होगा, रॉयल्टी कब संस्थान को आएगी, और जो हमारे हिसाब से वो जो शर्तें रहती है। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे हम देखते हैं कि आजकल जो IPR का ज़माना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो आपने बनाई वो तो जाहिर तौर से कि नई है क्योंकि शोध के बाद बनती है, तो उसमें जब IPR की हम बात करते हैं तो IPR जिनको हम बौद्धिक संपदा अधिकार भी कहते हैं, तो वो किस तरह के हैं और वो किस तरह से इस तकनीक, जैसे हम व्यवसायीकरण कह रहे हैं, तो उसे कैसे सुविधाजनक बनाते हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो IPR जो है वो आजकल बहुत एमर्जिंग है और खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। जब भी हमारी लैब में कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि पहले उसका जो है बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत उसको प्रोटेक्ट किया जाए उसको पहले, उसके बाद हम जो है उसके कमर्शलाइजेशन के लिए जाते हैं। और ये जो IPR है ये भी बहुत इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे पेटेंट की बात करूं, जो 20 साल के लिए जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। उसके बाद हमारा ट्रेडमार्क है, उसके बाद प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन का अलग से, जो हमारे पौधे हैं या कोई हमारी बागवानी की कोई फसलें हैं तो वो उसका पेटेंट नहीं होता है और उसका जो है प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन के तहत उसका प्रोटेक्शन किया जाता है। उसके बाद हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन आता है और हमारा कॉपीराइट है, वो भी IPR का ही एक भाग है। और इसके बाद इंटीग्रेटेड लेआउट एंड सर्किट डिज़ाइन का अलग से है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का अलग से IPR है। तो IPR के भी बहुत ज़्यादा प्रकार है जो कि जिनकी अलग अलग समय अवधि रहती है और ये डिसाइड किया जाता है कि जो आलू की टेक्नोलॉजी है उसमें कौन सा जो है अप्लाइड होगा, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। जी, जो जैसे आपने टेक्नोलॉजी विकास किया है जिसका, उसके हिसाब से हम उसको समझते हैं कि कौन सा IPR हम उसमें लें, कौन सा उसमें IPR हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि IPR के बिना हम कमर्शलाइजेशन के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम कमर्शलाइजेशन के लिए आगे जाते हैं तो उस टेक्नोलॉजी का जो है अनऑथराइज यूज हो सकता है, जिसको हम बाद में नहीं रोक सकते। तो इसलिए पहले उसका हम कानूनी उसको जो है प्रोटेक्ट हम कर लेते हैं, ताकि एक मार्केट में फेयर जो है कंपटीशन रहे और फेयर यूज है, सभी एंड यूजर तक उसकी लाभ पहुंचे। जी, जैसे हम IPR की बात कर रहे हैं जिन्हें हम बौद्धिक संपदा अधिकार भी कहते हैं, तो क्या इसके लिए कोई यूनिट है आपके यहाँ स्थापित, आपके CPRI में? और अगर यूनिट है तो क्या किस तरह से वो कार्य करता है? हमारा जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में, ये जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आता है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो है हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। तो इसके तहत पूरे भारतवर्ष में लगभग 100 से ज़्यादा जो है इंस्टीट्यूट और नेशनल रिसर्च सेंटर इसके तहत आते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2006 में एक पॉलिसी बनाई थी जिसके तहत कि कैसे जो है हम अपने बौद्धिक संपदा अधिकार और टेक्नोलॉजी का व्यवसायीकरण कर सकते हैं। तो हम जो है उसके तहत ही हमारे इंस्टीट्यूट में एक इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया गया था 2006 में। तो उस इकाई का ये काम है कि इंस्टीट्यूट में जो भी नवीनतम टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो वहाँ पे उसको पहले हम प्रोटेक्ट करते हैं IPR के तहत। प्रोटेक्ट करने के बाद उसको हम कमर्शलाइजेशन के लिए जाते हैं। और जी, तो उसमें इसकी प्रक्रिया क्या रहती है सर, जब कमर्शियलाइजेशन की हम बात करते हैं? क्योंकि हम काफ़ी देर से कह रहे हैं कि जैसे IPR हमने ग्रांट कर लिया, वो आपका काम हो चुका है, तो उसके बाद हम व्यवसायीकरण पे जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया रहती है उसकी? जैसे ही हम जो हमारा पेटेंट है या कोई इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, जैसे हम वो फाइल करते हैं किसी टेक्नोलॉजी का जो आलू से संबंधित है, तो उसके तुरंत बाद जो है हम जो हमारा जो आविष्कारक है, जिसने जो इन्वेंटर है, जिसने जो टेक्नोलॉजी निजात की है, तो उसके साथ मिल के जो हमारे इंस्टीट्यूट में कमेटी बनी होती है, उसका नाम है इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कमेटी। उसके जो चेयरमैन है, हमारे जो निदेशक वो रहते हैं और जो सभी डिवीज़न के हेड उसके मेंबर रहते हैं और उसकी में एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। और उसके बाद जो एग्री इनोवेट इंडिया लिमिटेड एक भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कि दिल्ली में स्थित है, वो हमारी मदद करता है टेक्नोलॉजी की कीमत
उसको असेस करने में, उसका मूल्यांकन करने में कि इसका मार्केट में कितना प्राइस हो सकता है और इसको कैसे हम आगे इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सभी के इसमें जो है इनपुट सभी की रहती है, चाहे इन्वेंटर है, चाहे हमारा इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट कमेटी की जो टीम है और एग्री इनोवेट इंडिया लिमिटेड जो है, सभी की इनपुट के हिसाब से हम वैल्यूएशन करते हैं टेक्नोलॉजी की कि इसका प्राइस कितना फिक्स किया जा सकता है और इसके लिए कौन से हमारे पोटेंशियल इसके बायर कौन हो सकते हैं, वो सारे डिसाइड जो है वो उसी मीटिंग में हम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं व्यवसायीकरण के लिए। जी, तो जैसे सर टेक्निक डेवलप की है, तो उसमें जब आप कहते हैं कि व्यवसायीकरण के लिए क्योंकि लाइसेंसिंग की आवश्यकता है, क्योंकि ताकि उसका कोई अनऑथराइज्ड यूज़ ना कर पाए, तो लाइसेंसिंग की शर्तें और जो नियम रहती हैं उसका क्या आधार रहता है? लाइसेंसिंग जो है आज के दौर में एक सबसे अच्छा जो है रूट है। लाइसेंसिंग में जनरली आईपीआर प्रोटेक्शन मैंने आपको पहले बता दिया, वो ज़रूरी रहता है। उसके बाद हम जो है एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन करते हैं। अगर हमारी टेक्नोलॉजी जो है एग्री इनोवेट इंडिया लिमिटेड जो भारत सरकार का एक उपक्रम है कि कैसे इंस्टीट्यूट संस्थान से टेक्नोलॉजी को बाजार तक ले जाना है, तो उसके थ्रू हम ट्राई पार्टी में एक समझौता साइन करते हैं। जी, मतलब जो तीन पार्टीज के बीच में, तीन पार्टी के बीच में ये समझौता रहता है। इसमें एक पार्टी सीपीआरआई होती है, दूसरी एग्री इनोवेट इंडिया लिमिटेड रहता है और तीसरा जो हमारा जो क्लाइंट है वो रहता है। तो इसमें एक लीगल डॉक्यूमेंट में हम जो एग्रीमेंट बनाते हैं, तो उसमें कुछ एक प्रमुख शर्तें रहती है, जैसे लाइसेंस का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, लाइसेंस जो है एक्सक्लूसिव या नॉन एक्सक्लूसिव किस टाइप का रहना चाहिए। जनरली हमारा नॉन एक्सक्लूसिव रहता है। उसके बाद रॉयल्टी कितनी होगी वो हमारी आईटीएमसी की जो कमेटी है वो फिक्स करती है इसको। रॉयल्टी के बाद उसका ड्यूरेशन, उसका रिन्यूअल कैसा होगा, जब उसका लाइसेंस पीरियड के बाद उसका जब एक्सपायर हो जाएगा तो उसका कैसे हम उसका रिन्यूअल कैसे करेंगे। तो ये जो सब शर्तें हैं ये हमारा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कमेटी करती है एग्री इनोवेट की मदद से। जी, तो जैसे आपने कहा कि जो अधिकार है सर वो नॉन एक्सक्लूसिव होते हैं, तो अगर एक्सक्लूसिव हो तो उसमें क्या क्या कमियां रहती हैं? एक्सक्लूसिव में जो है सर वो एक ही फर्म की उसमें मोनोपोली हो जाएगी। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो जनरली पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट किसानों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए है और सबके हित के लिए है। तो इसमें हम इसमें नॉन एक्सक्लूसिव रखते हैं ताकि सबको फायदा हो, जो फायदा उठाना चाहे वो फायदा उठा सकता है। जी, तो जैसे हम जानते हैं सर कि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है वो काम कर रहा है आलू की प्रौद्योगिकियों पे, तो इस वक्त कौन कौन सी प्रौद्योगिकियां हैं जिनको आप कमर्शियलाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं या कर चुके हैं? जी, हमारे संस्थान में टेक्नोलॉजी को जो है उसका कमर्शलाइजेशन करने के दो रूट है। एक रूट तो मैंने आपको बताया कि जैसे एग्री इनोवेट इंडिया लिमिटेड के थ्रू है, जो अभी 2018-19 में उसकी जो स्थापना हुई है नई दिल्ली में। इससे पहले जो है हम संस्थान स्तर पे खुद ही टेक्नोलॉजी का व्यवसायीकरण करते थे। तो हमारे पास दो प्रकार की टेक्नोलॉजी है। तो एक टेक्नोलॉजी जो है हमने उनको दे रखी है दिल्ली में, जो उनकी वेबसाइट में, जो एग्री इनोवेट इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट में वो डिस्प्ले हो रही है। वहाँ हमारी 8 टेक्नोलॉजी है, उसमें से एरोपोनिक सिस्टम टेक्नोलॉजी, कुफरी फ्राइम एक हमारी फ्रेंच फ्राई की वैरायटी है, कुछ हमारे एडवांस हाइब्रिड है, नेट हाउस की टेक्नोलॉजी वहाँ पे उपलब्ध है और ऐसे करके हमारी 6 से 7 8 टेक्नोलॉजी वहाँ पे उपलब्ध है जो। जी, तो जैसे डॉक्टर साहब जब आप एरोपोनिक सिस्टम टेक्नोलॉजी कह रहे थे, तो ये जो एरोपोनिक्स वाली टेक्नोलॉजी है ये किस तरह की है, क्योंकि हमारे किसान जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से इसे डेवलप कर रहे हैं और कैसे वो इसे प्राप्त कर सकते हैं? ये एरोपोनिक सिस्टम टेक्नोलॉजी, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में हवा में आलू उगाने की भी हम कई बार सुनते हैं लोगों से कि ऐसी कोई तकनीक है, तो ये हमारे संस्थान द्वारा निजात की गई है ये टेक्नोलॉजी। और इसका जो है मेन पर्पज़ था इसका कि हमारे भारतवर्ष में आलू की जो अच्छी क्वालिटी का बीज था उसकी बहुत दिक्कत रहती थी, किसानों को वो उपलब्ध नहीं हो पाता था अच्छी क्वालिटी का बीज। तो हम एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी, इस तकनीक के तहत जो है हम क्या करते हैं कि एक बॉक्स नुमा आकार में हम जो है एक प्लास्टिक की शीट में जो है आलू के पौधों को उनको फिक्स करते हैं और उसमें जो हम एक मिस्ट, एक सॉल्यूशन होता है जिसमें कि सारे पोषक तत्व रहते हैं, तो उसका हम स्प्रे करते हैं और कुछ समय बाद उसमें आलू लगना, आलू को हम जैसे ट्यूबर बोलते हैं, ट्यूबर लगना उसमें प्रारंभ हो जाते हैं और उसके बाद हम उसको निकालते हैं और हम 3-4 बार उसको हम निकाल सकते हैं उसकी फसल वहाँ से। तो जो अगर पारंपरिक एक बीज उत्पादन की एक जो हमारी टेक्निक थी, अगर उससे इसका मुकाबला करें तो इससे 10 गुना ज़्यादा जो है उसमें पैदावार आती है और जो इसके द्वारा निकला गया बीज जो है वो उसमें
कोई वायरस का उसमें कोई इन्फेस्टेशन नहीं रहता, उसमें कोई वायरस नहीं होता, जो भी हाँ जो वायरस जनित रोग हैं वो उसमें नहीं लग पाते उसमें, और किसानों के लिए एक अच्छी उत्तम क्वालिटी का जो है बीज जो है उपलब्ध रहता है। और हमने एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी का लगभग 32 जगह पूरे भारतवर्ष में जो है हमने इसका अलग अलग स्टेट्स में जो है इसका लाइसेंस दिया हुआ है, और ताकि वहाँ के जो अलग दूसरे राज्य हैं उनकी जो है बीज की जो है ज़रूरतें पूरी हो सके। जी, तो जैसे हम डॉक्टर साहब अपने लाइसेंस की बात की, तो कहाँ कहाँ दिया जा चुका है, अगर आप नाम लेना चाहें कुछ राज्यों के, या फिर कोई टेक्नोलॉजीज़ कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र की है, और उसके अलावा अगर किसान हिमाचल के किसान लेना चाहें तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम इस टेक्नोलॉजी के व्यवसायीकरण की बात करें तो इसका जो लाइसेंस है हमने लगभग 10-11 राज्यों को दिया है। इसमें से गवर्नमेंट सेक्टर के भी है, कुछ सरकारी क्षेत्र में भी है, कुछ प्राइवेट पार्टनर भी है। तो हमने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद हमने दिया है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार और वेस्ट बंगाल, उसके बाद हमने मिजोरम में 32 जगह हमने ये लाइसेंस हम दे चुके हैं। इसमें 32 में से 6 लाइसेंस ऐसे हैं कि जो फैब्रिकेशन के हैं। उनका काम ये रहता है कि वो जो हमारी एरोपोनिक फैसिलिटी होती है कि उसको कैसे डिज़ाइन करना है, उसकी इंजीनियरिंग कैसे करनी है, तो ये 6 जो है लाइसेंस उस प्रकार के हैं। और आपने बात की कि इस लाइसेंस को कैसे लिया जा सकता है, तो अभी हाल ही में जो हमारे पास जो इसकी अगर जानकारी चाहते हैं तो निदेशक आलू अनुसंधान केंद्र संस्थान शिमला में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली विजिट कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को जो है हमने उपलब्ध कराया है, ये एग्री इनोवेट इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट दिल्ली में है। हाँ, आप वहाँ पे जो हमारे दर्शक है वो वहाँ पे जो इच्छुक है वो वहाँ पे अपना इंडेंट दे सकते हैं और वहाँ से उनकी आवेदन भी कर सकते हैं। फिर वो वहाँ से पूरा उसका जो है प्रोटोकॉल बता देंगे। जी, तो जैसे डॉक्टर साहब आपने बात की एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी की, तो इसके अलावा कौन कौन सी प्रौद्योगिकियाँ हैं जिनका आप लाइसेंस देते हैं, जो कमर्शियलाइजेशन के लिए आपने तैयार रखी हैं या कर रहे हैं? हाँ, जो हमारे संस्थान स्तर पर है, हमारे संस्थान स्तर पर भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। उसमें बहुत ज़्यादा तो ये वैल्यू एडिशन की है, जिसमें हम बात करें तो ग्लूटेन फ्री पोटैटो कुकीज़ की है, और ग्लूटेन फ्री पोटैटो प्लस मिलेट का कम्बिनेशन की कुकीज़ भी है। उसके बाद हमारे पास पोटैटो प्रीमिक्स हलवा भी है, हलवा की भी है, और पोटैटो जलेबी का है, पोटैटो सेमोलिना, दलिया, और ये पोटैटो का फिर और भी हमारे पास जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो वैल्यू एडिशन से संबंधित है, जिसमें जलेबी भी आती है, गुलाब जामुन का भी है, ये वैल्यू एडिशन से। और उसके बाद जो है हमारे पास इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें हॉलम कटर है। उसके बाद ग्रेडिंग एंड काउंटिंग मशीन है, जिसमें से हम पोटैटो के जो ट्यूबर्स होते हैं जो उनको हम काउंट और ग्रेड उसके हिसाब से कर सकते हैं मार्केट के हिसाब से। और इंडोब्लाइट की टेक्नोलॉजी है, इंसेक्ट पेस्ट जो है उसकी मैनेजमेंट की भी टेक्नोलॉजी है, आलू के बीज के उपचार की टेक्नोलॉजी है, एक वेज फास्ट टेक्नोलॉजी भी है। वेज फास्ट की टेक्नोलॉजी में जो है हम उसमें एक स्ट्रक्चर रहता है एक डिज़ाइन किया हुआ, उसमें जो है रूफ टॉप में कैसे, खासकर अर्बन एरिया में कैसे आप साग सब्जी कैसे उगा सकते हैं, तो वो उस टाइप की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास कमर्शलाइजेशन के लिए उपलब्ध है। जी, तो सर डॉक्टर साहब जैसे हम बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर भी एक नई तकनीक उभर के आती है, तो उसमें क्या कोई संस्थान ने उसमें भी कोई प्रोटोकॉल्स बनाए हैं कि कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे आप सीड्स या फिर प्लांट्स जो है वो कमर्शलाइज करते हैं, या सिर्फ ये हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स ही टेक्नोलॉजी? एक्चुअली जहाँ भी एरोपोनिक्स का बात करें तो उसमें प्लांट टिश्यू कल्चर की लैब भी जरूरी है उसमें लगना, क्योंकि जो प्लांट तो वहीं से पैदा होंगे, बाद में एरोपोनिक्स यूनिट में जाएंगे। तो एरोपोनिक्स यूनिट भी जो है उसका एक एरोपोनिक्स सिस्टम टेक्नोलॉजी का एक भाग है, उसमें पार्ट है। जी, तो जैसे हम सर प्रौद्योगिकी की बात करते हैं कि आलू के संबंध में, आलू प्रौद्योगिकी की व्यवसायीकरण की बात करते हैं, तो इसके क्या क्या लाभ रहते हैं किसानों के लिए? किसानों के लिए लाभों की बात करें तो ये एक्चुअली हमारे भारतवर्ष में जो आलू का एरिया बहुत ज़्यादा रीजन में आलू उगाया जाता है, और साल भर जो है किसानों के पास जो है एक उच्च हाई क्वालिटी के सीड की बहुत डिमांड रहती है। तो तभी हमने जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस दिए हैं ताकि पूरे कंट्री में जो है इसकी डिमांड को पूरा किया जा सकते। इसमें जो है जो भी ट्यूबर निकलेगा उसमें जो है कोई बीमारी नहीं होगी उसमें। हाँ, उसमें जो है वायरस या बैक्टीरिया या फंगल
डिजीज़ नहीं होंगे उसमें। तो जो है किसान अच्छी क्वालिटी का सीड ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं इसमें। जी, तो जैसे सर आलू की बात करते हैं हम, तो आलू में देखा जाता है कि एक तरह की स्टेपल जो है डाइट है ये, क्योंकि ये हर जगह पे फिट हो जाता है। आप सब्जी कहें या दूसरे भोजन व्यंजन कहें तो उसमें ये फिट हो जाता है। तो आलू की सर प्रौद्योगिकी के जो व्यवसायीकरण है उसके अलावा जो आपके जो संस्थान है उसमें क्या क्या प्रौद्योगिकियाँ इस वक्त उपलब्ध हैं आपके संस्थान में? हमारे संस्थान में जो है बहुत सारी वैरायटीज़, आपको पता ही है कि जो CPRI में लगभग 70 के आसपास जो वैरायटी विकसित की है जो फार्मर के लिए उपलब्ध है। और जो हिंदुस्तान में 90% जो आलू का क्षेत्र है वो हमारी CPRI की वहाँ वैरायटियाँ उगाई जाती है। 90% भूभाग में जो आलू के तहत आता है, आलू के क्षेत्र में आता है, तो हमारी CPRI के 70% जो है वैरायटीज़ वहाँ पे उगाई जाती है। और इसमें CPRI का बहुत ज़्यादा योगदान है। और इसके अलावा हमारे पास कुफरी फ्रायोम, अभी हमारी एक नई वैरायटी कुफरी चिप 5 आने वाली है जो कि प्रोसेसिंग में यूज होती है चिप्स बनाने के लिए। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजियाँ प्रोसेसिंग सेक्टर की हमारे पास उपलब्ध है। जी, तो और कौन कौन सी प्रौद्योगिकियाँ जो आपके संस्थान स्तर पे जो है अभी उपलब्ध हैं और जिनको आप करने वाले हैं कमर्शियलाइज? जो हमारे पास अभी मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो पेटेंट का भी बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। तो हमारे लगभग 25 पेटेंट हमने फाइल की है, 7 उसमें से ग्रांट हो चुके हैं उसमें, और 13 हमने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हमारे ग्रांट हो चुके हैं। तो आगे जाके वो भी टेक्नोलॉजी का एक रूप लेंगे और वो कमर्शलाइजेशन में जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल की बात करें, जैसे वेज फास्ट की बात की थी, वो हमारे पास अवेलेबल है टेक्नोलॉजी। और उसके बाद ग्रेडिंग काउंटिंग मशीन की बात की, वो भी अवेलेबल है हमारे पास। कुफरी फ्रायोम जो है जो फ्रेंच फ्राई पर्पज़ के लिए है वो अवेलेबल है, उसको भी किसान भाई ले सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू एडिशन की बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। तो जो पहाड़ी आलू की सर जब हम बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र में आलू की कौन कौन सी किस्में जो हैं, जैसे आपने तो डेवलप की है, उसके अलावा कौन कौन सी प्रचलित थी जिनमें कोई समस्याएं थी और आपने उसमें कोई वैल्यू एडिशन किया है? पहाड़ी क्षेत्रों में जो आलू उगाया जाता है वो उसके में कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी ज्योति है, कुफरी गिरधारी है, कुफरी गिरिराज है, कुफरी हिमसोना, कुफरी हिमालनी, ये जनरली पहाड़ी क्षेत्रों में ये वैरायटीज़ उगाई जाती है। तो ये मीडियम रेंज की वैरायटी है, मतलब ये 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। और इनमें जो है लेट ब्लाइट जो हमारा एक जो बीमारी रहती है उनमें टॉलरेंस की कुछ ना कुछ क्षमता है इन मतलब उन डिजीज़ को, जो बीमारियां हैं उनमें नहीं हो पाती। जी। तो इसमें सर जो बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की हम बात करते हैं, क्योंकि आलू का आपने कहा कि जैसे हम जानते हैं कि ये स्टेपल क्रॉप है, पूरे देश में खाई जाती है, आलू के कोई ना कोई व्यंजन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो जैसे हम कहते हैं चिप्स आपने कहा, कुछ आपने प्योरीज कही, तो वो सारी चीज़ें आपको आप कैसे करते हैं कमर्शियलाइज और कहाँ पे हमें मिलेंगी? अगर एक जनरल कस्टमर है, कंज्यूमर है, तो कहाँ से इसे ले सकता है? अगर वो, जैसे मैंने बात की कि कुफरी फ्रायोम हमारी वैरायटी है, CPRI द्वारा विकसित की गई वैरायटी है। अगर कोई जो हमारा दर्शक है कोई उसमें इश्यू कर लेने के लिए, तो वो एग्री इनोवेट इंडिया लिमिटेड जो दिल्ली में है, उनकी वेबसाइट में वो टेक्नोलॉजी जो है वो होस्ट की गई है। तो वहाँ वो अपना इंडेंट दे के तो वो उस टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकता है कि उसके क्या कितना लाइसेंसिंग फीस है, कितने ड्यूरेशन के लिए रहेगी, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसका कैसे उसको आगे उसका कमर्शलाइजेशन वो लाइसेंस ले सकते हैं। जी, तो इस संबंध में अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, अगर हमारा दर्शक इच्छुक हो कोई टेक्नोलॉजी के लिए, तो आप कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? वो हमें हमारे इंस्टीट्यूट में पर्सनली भी विजिट कर सकता है। और हमारे इंस्टीट्यूट का जो नंबर है वो इस प्रकार से है 0177 262 5073 में वो कॉल करके इसकी और डिटेल जानकारी ले सकता है। और जो हमारा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिट है वहाँ भी वो सोमवार से शुक्रवार के दिन पर्सनली विजिट कर सकता है और ज़्यादा जानकारी उसके बारे में ले सकता है और हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी, तो दर्शकों आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।